आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, हैव, हैज़, HAS और HAVE इसको पढ़ेंगे। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको मैं बता दूं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती हैं कि वो अपना एक स्वयं का सेंस रखती हैं। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी ये वर्ब है, ये स्वयं का अपना एक सेंस बनाती हैं। जैसे ये हैज़, हैव, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में, जो भी मेरे पास है, प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट टेंस या आप सिंपल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जोड़ सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपना अधिकार, पोजीशन या संबंध बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और इसमें ज़्यादातर संबंध बताने के लिए शब्द आता है पास। ये नियर वाला पास नहीं समझिएगा, क्योंकि ये NEAR है। नियर मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक या पास से मतलब नहीं है, ये अलग चीज़ है। इस पास का मतलब होता है अधिकार या संबंध। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अधिकार और संबंध की बात करते हैं तो जो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं वो हैज़ और हैव। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही ये हेल्पिंग वर्ब हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को आपने, यदि मेरे वीडियो को आपने देखा होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में किसके साथ हैज़ लगता है, किसके साथ हैव, यह मैंने बताया है। सॉरी, मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैंने वीडियो बना लिया, पर मैंने अभी टेंस के वीडियोज़ अपलोड नहीं किए हैं। खाली मैंने 2 टेंस अपलोड किए हैं। तो दोस्तों मैं उनको अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हैज़ है यह एक वचन के साथ आप यूज़ करेंगे, एक वचन कर्ता, यानी इसके साथ एक वचन कर्ता लगाएंगे। अब एक वचन कर्ता में कौन कौन से हैं? ही है, शी है, इट है, या कोई एक नाम हो, एनी नेम, या दिस, या जिसका सेंस एक वचन कहलाए, वहाँ पर आप HAS, हैज़ का यूज़ करेंगे। अब आप इसमें वाक्य देख लीजिए। इसमें कुछ चीज़ें आपको और समझना है। यदि मेरे लिखा है तो आप उसको मैं, उसके लिखा है तो उसका मतलब वह है। अब इसको आप मैं को तो आई ही बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन वह यहाँ पर रहेगा तो चाहे आप ही का यूज़ करें या सी का। और उनके रहेगा तो वे। उनके रहेगा तो वे। तो इस तरीके से आपको धोखा नहीं खाना है। तुम्हारे, तुम्हारे रहेगा तो तुम, इसके लिए आप जानते हैं यू। तो मेरे आएगा तो मैं, यानी आई, उसके रहेगा तो वह, यानी ही या शी, उनके रहेगा तो वे, तुम्हारे रहेगा तो तुम। इसके रहेगा, या जहाँ कर्ता ना रहे वहाँ पर आप इट का यूज़ करेंगे। तो इसके, जहाँ पर आपको पशुओं का बताना हो, लेकिन पशु पक्षी इनका बताएंगे आप, या नपुंसक,
लेकिन ये रहेगा एक वचन, क्योंकि ही सी इट एक वचन में लिखा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ही सी इट दिस दैट एक नाम। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव का यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में। तो अधिकार या संबंध के लिए ये पास शब्द आएगा। हैज़ एक वचनकर्ता में यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी सिंगुलर सेंस में। मेरे का मतलब मैं, उसके का मतलब वह, उनके का मतलब वे, और तुम्हारे का मतलब तुम। तो जैसे है कि मेरे पास, यहाँ पर मैं दोस्तों एक चीज़ और लिख दूँ कि सहायक क्रियाएं जो रहेंगी अंत में, हिंदी सहायक क्रियाएं, हिंदी सहायक क्रियाएं जो यूज़ करेंगे कौन सी रहेंगी? है, हैं, हूँ, यानी इसकी पहचान रहेगी वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो। और अधिकार या संबंध में पास शब्द आए तो वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव का आप यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है मेरे पास 2 पेन हैं। तो मेरे का मतलब मैंने बताया मैं, ये सकारात्मक है। तो आप बनाएंगे आई हैव 2 पेन्स। अब इसको नकारात्मक बनाना है तो मेरे पास 2 पेन नहीं हैं। तो हो जाएगा आई हैव नॉट लगाएंगे। यहाँ पर आप लगा देंगे NOT नॉट 2 पेन्स। मेरे पास 2 पेन, और यहाँ पर मेरे पास 2 पेन नहीं है, आई हैव नॉट 2 पेन्स। प्रश्नवाचक बनाएंगे तो वही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें पूरा प्रश्नवाचक का रूल है, वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। क्या मेरे पास पेन नहीं है? तो मालूम है क्या कि अंग्रेजी नहीं बनाई जाएगी, यहाँ पर सहायक क्रिया आएगी। तो मैं के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगता है वो हैव लगता है। तो हैव, आई, फिर कर्ता, सहायक क्रिया कर्ता, फिर नॉट, हैव आई नॉट 2 पेन्स, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अनुवाद बनाना है। अब इसके बाद एक वचनकर्ता के बाद आती है बहुवचनकर्ता की बात। तो उसमें आप यूज़ करेंगे हैव का यूज़। इसमें आ जाएंगे दे, दीस, दोज, वी। यहाँ पर दोस्तों मैंने हैव का यूज़ बता दिया है, क्योंकि हैज़ का यूज़ मैंने नहीं बताया। यहाँ पर मैंने हैज़ पहले लिखा इसलिए हैज़ का बताना चाहिए, पर दोस्तों मैं आगे इन सबको एक साथ बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये आई भी मैं लिखे देता हूँ, आई, दे, दीज, दोज, वी, यू, इन सब के साथ हैव लगेगा। आई, दे, दीज, दोज, वी, यू। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको लगा होगा कि मैंने हैज़ बताया, फिर यहाँ पर उदाहरण मैंने हैव का ले लिया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर मैं हैव लिख रहा हूँ। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, एक से ज़्यादा नाम हो जैसे राम और श्याम, तो इनके साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेम ही है हैव का यूज़, उसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। तो ये बहुवचन के लिए आप यूज़ करेंगे, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, जैसे यूज़ मैंने किया। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ हैज़ के प्रयोग। जैसे क्या, प्रश्नवाचक मैंने डायरेक्ट ले लिया, क्या उसके पास गायें हैं? और यहाँ पर ले लीजिए सकारात्मक ले लीजिए,
उसके पास गायें हैं। तो ये सकारात्मक है। मैंने आपको दोस्तों बताया है कि उसके का मतलब वह होता है, तो ही आएगा। फिर इसके बाद इसमें सहायक क्रिया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ आएगी। फिर 2 काउस, ही हैज़ 2 काउस। यह प्रश्नवाचक है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी, क्या कि अंग्रेजी नहीं बनेगी। हैज़ ही 2 काउस। इस तरीके से आपको इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बनाना है। मेरे मतलब मैं, उसके मतलब वह, उनके का मतलब वे, तुम्हारे का मतलब तुम। यदि इस तरीके से वाक्य हो जिसमें पास या संबंध अधिकार आए, अंत में सहायक क्रिया इस तरीके से हो, क्योंकि प्रेजेंट में है, हूँ, हो रहेगा। तो आपको ये याद रखना रहेगा कि याद करना पड़ेगा आपको कि किसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, किसके साथ हैव का। जैसे और वाक्य लेते हैं प्रश्नवाचक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? कोई किताब है। तो तुम्हारे का मतलब योर ना समझिएगा, ये करता है, तो ये करता यू है। चूँकि इसकी सहायक क्रिया हैव लगेगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये बहुवचन करता है। इनके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैव यू। इसके बाद कोई किताब की अंग्रेजी होगी एनी बुक। हैव यू एनी बुक। एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ करते हैं। मैं यहाँ कोई किताब एक वचन के सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। हैव यू एनी बुक मतलब क्या तुम्हारे पास कोई किताब है। तो इस तरीके से दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न की बात ये आती है कि कभी कभी हैज़ हैव का प्रयोग दूसरे तरीके से भी होता है। उसके लिए पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। देखिए, जो हैज होता है और हैव होता है, दोनों का मतलब रखना होता है। दोनों का मतलब रखना। कोई भी चीज़ आप रखते हैं, यानी किसी भी चीज़ का आप अधिकार रखते हैं, तो उसका मतलब होगा हैज़ है। दोनों का मतलब रखना। तो इसका सेकंड फॉर्म हैड, इसका भी सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म हैड। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ होता है। तो आपको मैंने बताया था कि मुख्य क्रियाएं मूल रूप में बहुवचन होती हैं और एस लगाने पर एक वचन हो जाती हैं। तो आपको दोस्तों ये लर्न कर लेना एक ट्रिक के रूप में कि जो हैव है वो है बहुवचन है और हैज जो है एक वचन है। दोनों ही मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैं, लेकिन यह बहुवचन कहलाएगा और यह एक वचन कहलाएगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया है कि जब वाक्य सकारात्मक हो तो सकारात्मक में आपको ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ एक वचन वाली सहायक क्रिया लगाना है, मुख्य क्रिया लगाना है, और बहुवचन के साथ बहुवचन वाली मुख्य क्रिया लगाना है। तो बहुवचन की मुख्य क्रिया बनाने के लिए, एक वचन की मुख्य क्रिया बनाने के लिए आप एस लगाएंगे। तो दोस्तों वही रूल इसमें रहेगा। जैसे आप यहाँ पर गो लिखे तो गो बहुवचन है, और गो में एस लगा दें तो गो बन गया एक वचन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हैव और हैज़। ऑलरेडी पहले से दो मुख्य क्रियाएं दी हैं, ये मुख्य क्रियाएं भी हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तो मैंने यूज़ ही कर दिया। पर यदि इनका सेंस वही हो लेकिन शब्दों में कुछ फेर कर दिया जाए, इनको यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे यूज़ कर लिया जाए, जैसे मैं 2 गायें रखता हूँ, तो इनका सेंस तो वही रहेगा लेकिन अनुवाद बनाने का तरीका बदल जाएगा। तो यहाँ पर पहले कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। तो कर्ता है आई, चूँकि वाक्य सकारात्मक है और जो हमारा आई है वह बहुवचन की मुख्य क्रिया लेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बना दिया है वही रूल चलेगा। ये बहुवचन कर्ता के साथ चलेंगे। आई, वी, यू, दे।
तो जो हैव है वह बहुवचन के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर हैव मेन वर्ब के रूप में आया है। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, एक से ज़्यादा नाम, एक से ज़्यादा नाम, ये सब बहुवचन करता है। आई, वी, यू, दे। तो यहाँ पर बहुवचन कर्ता की मुख्य क्रिया में सकारात्मक में मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखिए। इसमें जो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा वह कौन सा लगेगा? बिना एस ई एस वाला। यानी बिना एस ई एस के कौन सा रूप होता है जो आप मूल रूप में उसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो जैसे ये गो बहुवचन हो गया, है बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर ये कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर इसके बाद आ गया कर्म। क्या रखता हूँ? 2 गायें। तो यहाँ पर 2 काउज हो गया कर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 2 काउज ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप ले लीजिए ही, सी, इट, दिस, दैट, एक, नाम, ये सभी एक वचन करता है। ये सभी एक वचन करता है, एक वचन करता है। तो इनके साथ मुख्य क्रिया में एस ई एस लगाना है। पर चूंकि हमको एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको रखना की 2 वर्ड मीनिंग दी गई हैं। माने वर्ड रखना के लिए हमको 2 वर्ड दिए गए हैं, एक वचन रूप में और एक बहुवचन रूप में। तो आप हैज को एक वचन रूप मानेंगे, तो इसके साथ आप यूज़ करेंगे हैज़। ये भी मेन वर्ब है और ये किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए आ गया वह 2 यहाँ दोस्तों फ़ैन मैंने चला रखा है, काफ़ी गर्मी है तो ये पन्ने उड़ रहे हैं। वह 2 गायें रखती है। तो पहचान में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि ता है, ती है हो, मेन वर्ब यहाँ पर पुट माने भी रखना होता है, कीप माने भी रखना होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकार की बात आई है। तो अधिकार में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो हैज़ है, पास्ट टेंस में हो तो हैड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब लड़की है तो क्या लगेगा? सी। सी, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस ई एस ऑलरेडी लगा है, तो सी हैज़ 2 काउज, ये ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब, और ये हो गया आपका क्या? ऑब्जेक्ट। सी हैज़ 2 काउज। अब इनको नकारात्मक बनाएंगे तो डू डज लगेगा। तो जिसमें हैज़ लगता है उसमें डज, और जिसमें हैव लगता है उसमें डू। पर मैंने ये भी बताया था कि जब डू डज का प्रयोग करते हैं तो जो मेन वर्ब आप यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे, तो हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे आप, फिर सबके साथ रखना के लिए आप हैव का यूज़ करेंगे। तो जैसे वह 2 गायें नहीं रखती है, तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट, और फिर मेन वर्ब का प्लूरल फॉर्म। ये है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और किस फॉर्म में है? प्लूरल। जैसे सी डज नॉट गो, तो गो प्लूरल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर हैज़ ना यूज़ करके है। तो जब प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा तो मेन वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। सी डज नॉट हैव 2 काउज, 2 काउज। जैसे क्या तुम एक पेन रखते हो? एक पेन रखते हो। क्या तुम एक पेन रखते हो? ये हाँ मैं अच्छे से बना रहा हूँ। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सहायक क्रिया लगेगी डू। मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो डू यू और मेन वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या है? हैव। डू यू हैव अ पेन?
तो इस तरीके से दोस्तों आपको अनुवाद बनाना है। क्या राम एक पेन रखता है? तो एक नाम है तो कर्ता बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? डज। तो डज राम, इसके बाद यदि नाट होता तो नाट, जैसे क्या राम एक पेन, यहाँ पर आप नहीं भी जोड़ सकते, क्या एक पेन नहीं रखता है। हर तरीके के वाक्य समझिए। डज राम नाट, फिर मेन वर्ब का प्लूरल फॉर्म, मेन वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या है? हैव, हैज सिंगुलर फॉर्म है। डज राम नॉट हैव अ पेन, अ क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये ध्यान में रखना है। लेकिन यदि इस तरीके से अनुवाद आ जाए, क्या राम के पास पेन है, तो दोस्तों मतलब ये अनुवाद भी राइट है इसके लिए। पर कभी कभी मेमोरेंडम में जांचने वाले के लिए, मान लीजिए कि जांचने वाला नहीं ध्यान दिया और मेमोरेंडम में जो उसको जांचने के लिए दिया जाता है और उसमें ऐसे लिखा है हैज ही, सॉरी HAS हैज राम अ पेन, तो हो सकता है आपका गलत कर दे। पर गलत नहीं करते हैं क्योंकि सभी मास्टर्स को पता रहता है, सभी टीचर्स को पता रहता है कि इनके दो प्रकार से अनुवाद होते हैं। क्या राम एक पेन नहीं रखता है? डज राम नॉट हैव अ पेन। और क्या राम के पास पेन नहीं है? मान लीजिए मैंने नहीं लिया, यहाँ पर पेन नहीं लगा दीजिए, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे आप? NOT। हैज राम नॉट अ पेन, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ हैज राम नॉट अ पेन। तो सेंस दोनों का एक ही है। क्या राम एक पेन नहीं रखता है? क्या राम एक पेन नहीं रखता है? अनुवाद बनाने का मेथड बदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में हैज़ आ गया, हैज़ राम, तो हैज़ ही लगाएंगे जब मॉडल के रूप में यूज़ करेंगे। तो यदि इस तरीके से लिखा है तो आप ये अनुवाद भी बना सकते हैं, या यह लिखा हुआ है तो आप ये भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यह कन्फ्यूजिंग भरा सेंटेंस हो जाता है। इसलिए जब ता तेती आए तो डू डस का प्रयोग करिए, और जब पास आए तो आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करिए, हैज़ राम नॉट अ पेन। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न आप ना रखिएगा, मैंने बता दिया है, पर अनुवाद आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बताया कि हैज और हैव इन दोनों का सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वही चीज़ रहेगी। जैसे अब पास्ट टेंस में ले लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टेंस, तो इसमें पहचान के रूप में यदि आप हैड का यूज़ करेंगे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, तो हैड ही रहेगा, तब बदलाव नहीं होगा सभी सब्जेक्ट के साथ। फॉर ऑल सब्जेक्ट हैड का यूज़ आप पढ़ें पास्ट परफेक्ट में कि सभी के साथ हैड लगता है, वही रूल इस पे अप्लाई होता है फॉर ऑल सब्जेक्ट, लेकिन सेंस थोड़ा दूसरा रहता है। फॉर ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो अंत में क्या रहेगा वाक्य के? था, थे, थी और पास या अधिकार। जैसे मेरे पास गायें नहीं थी, तो क्या होगा? आई के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चूँकि थी लगा है, टेंस बदल गया, है रहता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। आई हैड नॉट काउस, गाय लगा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई लगा दे, मेरे पास कोई गाय नहीं थी, तो आई हैव नॉट एनी काउस, आई हैव नॉट एनी काउस, आई हैड नॉट एनी काउस। उसके पास कोई पेन नहीं था,
तो उसके का मतलब होता है वह है। मैंने यहाँ पर लिखाया हुआ है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो ही हैड नॉट एनी, कोई मतलब होता है एनी पेन। एनी में आप एक वचन का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुवचन का भी, अब्सेंस के अनुसार रहता है। तो यहाँ पर मैं एक वचन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसके पास एक भी पेन नहीं है। ए माने एनी भी होता है, यहाँ पर इन द सेंस एक ही यूज़ में हो रहा है। ही हैड नॉट अ पेन माने उसके पास एक भी पेन नहीं, माने एक पेन नहीं है। तो ही हैड, उसके पास कोई पेन नहीं था। ही हैड नॉट अ पेन, ही हैड नॉट एनी पेन। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, नो का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नो इक्वल टू नॉट एनी होता है, माने उसके पास कोई पेन नहीं था। तो इसकी अंग्रेजी ये भी बना सकते हैं, ही हैड नो पेन, ही हैड नो पेन, ही हैड नो पेन। पेन्स भी कर सकते हैं, ही हैड नो पेन्स, ही हैड नो पेन्स। तो आप दोस्तों इस तरीके से अनुवाद बनाना सीखिए। तो आपको माने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आज बताई वो यही बताई कि हैज, हैव और हैड, इनमें आप धोखा ना खाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हैड इन द सेंस आया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसी को आप यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान से जोड़ेंगे, ता, था, ती थी, मेरे आप पिछले वीडियो को देखिएगा, उनमें है ती थी, ते थे। तो ये हो जाएगा वह एक पेन नहीं रखता था। तो क्या हो जाएगा, ही, फिर क्या होगा, अब चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया लगती है, फिर डिड, ही डिड नॉट। अब यहाँ पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। मेरे वीडियो को आप देखिए, तो यहाँ पर आप लगाएंगे हैव, प्लूरल फॉर्म जो है हैज़ का वो है। तो ही डिड नॉट हैव अ पेन, ही डिड नॉट हैव अ पेन। अब ये होता उसके पास कोई पेन नहीं था, तो ही हैड नॉट अ पेन, ही हैड नॉट अ पेन या ही हैड नॉट एनी पेन। तो ही डिड नॉट हैव अ पेन, वह एक पेन नहीं रखता था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है। इसका अनुवाद ये भी आप बना सकते हैं, ही हैड नॉट अ पेन। लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर यह उसका फंडामेंटल तरीका जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यहाँ पर रखना मेन वर्ब है, पोजीशन के रूप में आई है, तो हैव का यूज़ करेंगे, ये मेन वर्ब। अब डिड का जब यूज करते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, वो प्लूरल फॉर्म ही होता है। तो हैज का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर का यूज़ नहीं करेंगे, प्लूरल का यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में हैव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है। अब जैसे पास्ट परफेक्ट में आपको बोलना है, पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में, जितने भी परफेक्ट होते हैं, और यदि पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, तो आप जितना भी परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे, हैड। जैसे मैंने, अक्सर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें बड़ा धोखा होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट में मैंने खाना या खाना ना लगाइए, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। तो अब पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड, ये सहायक क्रिया हो गई। अब मेन वर्ब
का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो हैड यहाँ पर जो आई ये मेन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसकी सहायक क्रिया है? पास्ट परफेक्ट टेंस की। आई हैड लिखा है, तो इस तरीके से ये ना दोस्तों समझिएगा कि ये किस तरीके से आ गया। ये सहायक क्रिया है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। तो यही दोस्तों सबसे बड़ा धोखा होता है। आई हैड, मैं खा चुका था। आई हैड। तो इसीलिए मैंने ये सब बता दिया आपको कि आपको धोखा ना हो अनुवाद बनाने में। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को समझिए और करिए, और जो भी आपको दिक्कतें हों कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।